दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं साइंस के उन्हीं क्वेश्चन को अपने वीडियो में रख रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन, एथेन, अमोनिया, एसिटिलीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, एथिलीन गैस प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। देखिए, एथिलीन के साथ एक और गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम प्रोपाइलीन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। प्लास्टिक बनाने में और कई गैसों और रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से यूज किया जाता है वो एथिलीन गैस है। अब यहां भी देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आमतौर पर केवलर नामक एक मजबूत और हल्का सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक पैरा आर्मिड सिंथेटिक फाइबर है जो अपनी उच्च शक्ति और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है वो अग्नाशय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, अग्नाशय। तो देखिए यहाँ पे चित्र में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये अग्नाशय है जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज है। यह पाचन में मदद करने वाले एंजाइमों और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में वाले हार्मोन का क्या करता है? उत्पादन करता है। देखिए, जो पैनक्रियाज होता है इन्हें मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती हैं और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती हैं, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं वह पाचक एंजाइमों को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये है छोटी आंत, ठीक है ना। देखिए, यह इंसुलिन और ग्लूकान जो होते हैं, जिसे हम ग्लूकागन कहते हैं, उन जैसे हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? अग्नाशय करता है, ठीक है ना। और रक्त में जो शर्करा होते हैं उनकी मात्रा को भी कौन नियंत्रित करता है? अग्नाशय करता है। अब ये जो छोटी आंत है, तो जो पाचक रस ये रिलीज करता है ना, इसी छोटी आंत में उन्हें क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है, ताकि जो एंजाइम छोटी आंत में जाए, उन्हें वो जाकर भोजन को क्या करे? पचाएं। और ये हिस्सा क्या है? लीवर का हिस्सा है। ये दो भागों में बटा है। इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है बड़ा होता है और राइट वाला हिस्सा थोड़ा उनकी अपेक्षा छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप काम करता है। चित्र में देखिए, ये पेरिस्कोप है। यह सबमरीन में लगा है। जो समुद्रों में जो पनडुब्बियां होती हैं, जो समुद्र के नीचे यानी पानी के अंदर चलती हैं, वो पानी के अंदर चलती हैं, तो सोचिए वो बाहर की दृश्य को अगर उन्हें देखना हो तो वो कैसे देखेंगे? तो वो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर के दृश्य को दिखाने का काम करता है और जो परावर्तन के सिद्धांत पे वर्क करता है। देखिए, पेरिस्कोप में दो मिरर लगे होते हैं। देखिए, ये दोनों मिरर एक ऊपरी हिस्से में लगा होता है, एक निचले वाले हिस्से में लगा होता है, ठीक है, जो 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। वस्तु से आने वाले जो प्रकाश होते हैं वो सबसे ऊपर वाले दर्पण पे पहले टकराते हैं और फिर उसी कोण पर वापस आते हैं, और परावर्तित प्रकाश पहले नीचे वाले दर्पण पर पड़ता है, फिर जो देखने वाला व्यक्ति होता है उनकी आंखों पर पड़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि प्रकाश मानव आंख में प्रवेश ना कर जाए। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, मीथेन प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव कहा जाता है। यानी जो प्राकृतिक गैस होती हैं उसमें सबसे ज्यादा CH4 होता है। ओके, अब इन्हें भी देखते हैं। कपड़े से अगर स्याही और जो जंग के धब्बे होते हैं उन्हें छुड़ाना है तो हम ऑक्सैलिक एसिड का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम निम्न में से क्या है? ताप गैस, नीला तोता, लाफिंग गैस, मास गैस। देखिए, जो मीथेन है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। कौन? मीथेन गैस। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे CNG, आपने CNG का नाम सुना होगा। तो CNG का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो LPG होता है उनका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट।
यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुष्प के जनन चक्र हैं, इसमें से कौन होंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, पुमंग एवं जायांग। देखिए, जो पुमंग और जायांग होते हैं, पुमंग जो होता है वह नर प्रजनन अंग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं, और जो जायांग होता है वह मादा प्रजनन अंग होता है। फल का जो विकास होता है पुष्प के अंडाशय से होता है। परागण और जो निषेचन की क्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद अंडाशय बढ़ता है और पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। फल में परिवर्तित होने के बाद जो उनके अंदर जो अंडाशय होता है, यानी अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है, वह क्या हो जाता है? बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, कोयला एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ओके, जिन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ओके, जो कभी ना खत्म होने वाले ऊर्जा स्रोत की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, उष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? निम्न में से कौन है? विकिरण चालन संवहन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, विकिरण। देखिए, विकिरण में जो विकिरण विधि होती है तो उसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, इसको एक हिस्से को गर्म करते हैं तो इनके जो कण हैं अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं। जबकि मान लीजिए आपके पास जल है, आप जल गर्म कर रहे हैं, तो जब जल गर्म करते हैं तो इनके जो अणु होते हैं वो ऊपर भागेंगे और कुछ अणु होंगे नीचे भागेंगे। मतलब नीचे की जो गर्म अणु होंगे ऊपर भागेंगे, अपना उष्मा ऊपर की तरफ अन्य अणुओं को प्रदान करेंगे, और जो नीचे वाले अणु होंगे वो क्या करेंगे? ऊपर वाले होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया से जल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अर्थात इनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, जिससे उष्मा इधर उधर क्या करती है? ट्रांसफर होती है। बट जो चालन विधि होता है, चालन विधि में उनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं और उन्हें माध्यम की जरूरत पड़ती है। और संवहन की विधि में जो हमारे जल होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, उनमें भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन विकिरण एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य की किरणें हैं, अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं तो किसी माध्यम के जरिए उनका जो उष्मा होता है दूसरे कण पे पड़ता है, तो किसी माध्यम के जरिए नहीं, वह विकिरण के माध्यम से उष्मा का क्या होता है? संचरण या वितरण होता है। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, 36.81 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वह मृतक कोशिकाएं होती हैं। जो नारियल होता है इसमें स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, जिसे हम दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। नारियल का जो छिलका होता है वो किस ऊतक से बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से। ओके, नेक्स्ट, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को इनमें से क्या कहते हैं? ड्यूटेरिटिक, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा ड्यूरेटिक। देखिए, इनका उपयोग अक्सर उच्च रक्तचाप और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। किसका? ड्यूरेटिक का। ठीक है ना, जो मूत्र श्रावण को क्या कर देती है? बढ़ाती हैं। ड्यूरेटिक को पानी की गोलियां के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, पार्श्व विभजोतक निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, जो पेड़ पौधों में पार्श्व विभजोतकी ऊतक होता है वह पेड़ पौधों की मोटाई में अपना मुख्य योगदान देता है। मतलब ये ऊतक पेड़ पौधों की मोटाई क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, यानी उनकी मोटाई में वृद्धि करते हैं। और जो शीर्षस्थ विभजोतकी ऊतक होता है वह उनकी लंबाई में वृद्धि का जिम्मेदार होता है। ओके, नेक्स्ट, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव के त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से आंखों में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आंखों की दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। यह आंखों की एक मुख्य बीमारी है जो उनके आंखों के आकार और लेंस की फोकस शक्ति के कारण होती है,
जिससे प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो गया तो जो प्रकाश उनकी आंखों में प्रवेश करेगा वह रेटिना पे सही तरीके से केंद्रित नहीं हो पाता है, वो आगे पीछे हो जाएगा, जिससे हमें अस्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और दूर दृष्टि में सदैव दूर की चीजें तो दिखती हैं बट पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ग्लूकोज। देखिए, सुक्रोज और फ्रक्टोज, जो लैक्टोज होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, ये शर्करा भी ऊर्जा प्रदान करती हैं, लेकिन उन्हें पहले ग्लूकोज में टूटना पड़ता है, परिवर्तित होना पड़ता है। ग्लूकोज की कोशिकाओं द्वारा सीधे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जो अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी तुलना में जो ग्लूकोज होता है बहुत तेजी से टूटता है और शरीर में बहुत तेजी से अवशोषित भी हो जाता है। इसलिए हम ग्लूकोज को शरीर की तत्काल ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में इनमें से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। देखिए, जो सूर्य से पेड़ पौधे का विकास हो यानी उनकी वृद्धि होती है, उनकी उत्पत्ति होती है, वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, और जो पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं वो प्राणी यानी उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये जब इनको जो बैक्टीरिया यानी इनका ये जब मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं तो अपघटक के रूप में उन्हें बैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का क्या कहा गया है? श्रृंखला कहा गया है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किसके कारण मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, रेशम पालन निम्न में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, रेशम पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, रक्त एक प्रकार का होता है, यानी जो रक्त होता है उसे किस ऊतक के नाम से जाना जाता है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब होता है सभी अंगों को जोड़ने वाला ऊतक। ओके, नेक्स्ट, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला निम्न में से एक प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, पैरामीशियम, एंड अमीबा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण बुखार यानी जो मलेरियाई बुखार होता है, जो मलेरिया बुखार होता है वो उत्पन्न हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, रानीगंज कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला खदान अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। इनमें से क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ट्राइक्लोरोमीथेन। देखिए, क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 है। यह एक बिना रंग और मीठे महक और घने यानी गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल में विलेय पदार्थ कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको इन क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी हो आप उन्हें लिखा करिए, क्योंकि लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। आई होप मेरे ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप तक हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।